नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बाजार में छठे दिन खरीदारी का मूड, निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 25,150 के करीब। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एमएनएम ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में रौनक कायम। इंडिया वेक्स 1.5% से ज़्यादा फिसल कर 14 के नीचे कर रहा है कामकाज। महाराष्ट्र में शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से यूनाइटेड स्पिरिट्स 6% टूटा, बना वायदा का टॉप लूजर। उधर महाराष्ट्र में बनी शराब पर ड्यूटी में छूट से जीएम ब्रेवरीज भागा, करीब 14% दौड़ा। शेयर पर बिग स्टॉक में हुआ था सटीक एनालिसिस। ऑयल एंड गैस शेयरों में आज शानदार तेजी, करीब 4% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना ऑयल इंडिया। साथ ही बीपीसीएल, आईओसी और ओएनजीसी में भी अच्छी खरीदारी। ब्लॉक डील के बाद इटर्नल में अच्छी खरीदारी, करीब 61 लाख शेयरों का हुआ था सौदा। उधर आदित्य बिरला कैपिटल में ब्लॉक डील से करीब 2% मजबूती। लार्ज डील की वैल्यू 570 करोड़ रुपए। ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करेंगे। आशीष और मैं रहेंगे आपके साथ, और इस शो में हमारे साथ इस पैनल में आशीष बहेती और प्रशांत सावंत पिछले शो से कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष सोनथालिया जुड़ेंगे हमारे साथ, और टेक्निकल सेटअप पर कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल से होगी बातचीत। पहले एक नज़र ज़रा मार्केट पर डालते हैं। मार्केट एट डेज हाई, निफ्टी अब करीब 50 पॉइंट ऊपर 25,150 पर। एक दो फ्रेश ब्रेकआउट पिक करते हैं। एक मैसिव ब्रेकआउट आ रहा है इस समय हीरो मोटोकॉर्प में, फिर 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक, इस पर नज़र रखिएगा ज़रा। इसके अलावा और कहाँ फ्रेश ब्रेकआउट आए, बीपीसीएल डे हाई पर आया, जाइडस लाइफ में लगातार तेज़ी रही है, कोल इंडिया में अच्छा मूव, कुछ ये मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स कैम्प्स में अच्छे मूव आए। आरबीएल बैंक बैन में है लेकिन यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है। उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने आज अच्छा सपोर्ट किया, ये करीब डे हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नीचे क्या है, अगेन यूनाइटेड स्पिरिट 6.5% नीचे, टाटा कम्युनिकेशन 2.25% नीचे। टाटा कम्युनिकेशन पर आज सुबह हमने बात भी की थी, रेड में लिया था इसको, ये करीब 2.25% नीचे इस समय। और मजगांव डॉक यहाँ पर, ब्लू स्टार यहाँ पर थोड़ी सी इन स्टॉक्स में करेक्शन दिखाई देगी। पर ठीक है, निफ्टी लड़खड़ाया था, अब तो फिर भी बढ़िया 1/4% बढ़त की तरफ अग्रसर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे निफ्टी बैंक सपोर्टिव नहीं है, लो से रिकवर हुआ है अभी भी, लेकिन इन रेड फ्लैट इस समय कामकाज करता हुआ। 2 दिन से ये पॉकेट थोड़ी सी सपोर्टिव नहीं है, एक बार ये सपोर्ट कर दे तो बढ़िया है। लेकिन अब तक स्क्रीन बढ़िया ही है, हालात पटरी पे हैं, दायरे में कामकाज हो रहा है। लेकिन फिर से हम इन ग्रीन निफ्टी पे, और प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में सही लिखा, छठा दिन हो गया टचवुड हरे में कामकाज का। चलिए बढ़िया से 10 के दमदार ट्रेड्स लिए जाए। जो पैनल जुड़ा हुआ है, इंट्रोड्यूस तो हो ही चुका है, इन लोग के प्रिफर्ड आइडियाज कौन से। रचना जी क्या हालचाल, और आज के प्रिफर्ड पिक्स कौन से मैम? जी हालचाल बिल्कुल बढ़िया। और आज के प्रिफर्ड पिक्स में वन इज ओबरॉय रियल्टी। यहाँ पे रियल एस्टेट के पूरे सेक्टर में अच्छी मूवमेंट लग रही है, और लोडा, ओबरॉय, डीएलएफ सब में मूवमेंट है। तो ओबरॉय को हम चूज करेंगे, फ्यूचर्स पे लॉन्ग करेंगे। 1923 पे है ये, इसमें हम ऐसे लगाएंगे 1905 का, और इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ डे और टू, जिसमें टारगेट रह सकता है 1955 तक का। तो ये इसके फ्यूचर्स का लॉन्ग ट्रेड है। ये एज ए डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स के पास भी हो सकता है। एंड अनदर ट्रेड जो देना चाहूंगी, दैट्स बजाज ऑटो, जिसके फ्यूचर्स में अगेन हम बाइंग कर सकते हैं। बजाज ऑटो में हम फिलहाल 8770 के करीब है, यहाँ पे हम 8725 पे ऐसे लगाएंगे और इसको लॉन्ग करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 900 एंड 9000। ओके, चलिए, तो ये बजाज ऑटो, बजाज और हीरो दोनों में एक फ्रेश ब्रेकआउट इनफैक्ट इस समय आप देख पा रहे हैं। प्रशांत जी, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। अनुज जी, फर्स्ट पिक जो मेरा है वो कोल इंडिया होगा। एक रेंज ब्रेकआउट की कोशिश हो रही है, और पिछले 4 दिनों में राइजिंग वॉल्यूम था। हम ऑलमोस्ट 408 पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं स्टॉप लॉस 400 के जस्ट नीचे रख के पोजिशनल बाय रेकमेंड करूंगा। टारगेट अराउंड 425, 425 के आसपास। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा बीपीसीएल। यहाँ पे क्लियर और क्रिस्प ब्रेकआउट आया है, और हम ऑलमोस्ट 331, 331 पे ट्रेड कर रहे हैं।
मेरा यहाँ जो स्टॉप लॉस होगा 324 के नीचे, बिलो 324, और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो 345, 345। ओके। हाँ, कोल इंडिया, सरकारी, एनर्जी रिलेटेड सारे प्लेस बढ़िया कर रहे हैं। कोल इंडिया सावंत साहब के रडार पे। और जो बजाज ऑटो की भी चर्चा हुई और आपने देखा तगड़ा उछाल, ये अभी कुछ ही देर पहले अगर सीएनबी आवाज के साथ आप बने हुए थे तो गाबा सर का चार्ट का चमत्कार था, और उसके बाद एकदम से ये देखिए क्या स्पाइक आया, और रचना जी और सील ऑफ अप्रूवल दे रही हैं कि और तेजी दूर पकड़ेगी। अपने ट्रेड ग्रिप में बढ़िया आ चुका है और तेजी आगे बढ़ने की तैयारी। बैदी साहब, गुड मॉर्निंग आपको। आज के 10 के दमदार ट्रेड्स आप कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी ओएनजीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, और जिस हिसाब से अब पूरा स्पेस बज कर रहा है, हमें लग रहा है यहाँ इसे चेज करना चाहिए। तो 244 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है, 252 और 260 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो आयशर मोटर्स का, हमें लग रहा है कि ये स्पेस भी काफी बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो 5300 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है, 5500 और 5600 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, आई थिंक रुचित जुड़े हमारे साथ। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड्स? जी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, दो स्टॉक्स है खरीदारी साइड। डेफिनेटली जो हम ज्यादातर ट्रेड्स देख रहे हैं वो ऑटो, ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर से देख रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम वहां पे काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। सो मैंने भी दोनों पिक्स इसी से स्पेस में से, ऑटो में से हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी की सलाह रहेगी, जहाँ पे लगभग 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और टेक्निकल एनालिसिस में यूजुअली ये पैटर्न को काफी महत्व दिया जाता है। सो आई थिंक यहाँ पे हम एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू रह सकता है। 4400 के नीचे की स्टॉप लॉस रख के हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की सलाह है 4600 के टारगेट के लिए। और ऑयल एंड गैस स्पेस में से गेल में मेरा पिक रहेगा कि जहाँ पे पिछले 2-3 हफ्ते का कंसोलिडेशन था, स्टॉक ने एक ट्राइंगल जैसा पैटर्न बनाया था, और आज नो वो कंसोलिडेशन के जो रेजिस्टेंसेस थे उनके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। सो सेक्टरल मूव भी है और साथ में स्टॉक में भी ब्रेकआउट आ रहा है। सो आई थिंक नो यहाँ पे एक अच्छे मूव एक्सपेक्ट किए जाने चाहिए। 195 के नीचे स्टॉप लॉस रखे गेल में भी खरीदारी की सलाह रहेगी 207 के टारगेट्स के लिए। ओके, लीजिए ऑटोज में सिलेक्टिव बाइंग तो आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब प्रिफर्ड पिक्स के तौर पे सामने आते हो। एनर्जी स्पेस रडार पे एक्सपर्ट्स के हैं तो बीपीसीएल, ओएनजीसी, इवन कोल इंडिया उस कड़ी में जोड़ लीजिए। और अभी रुचित का वो प्रिफर्ड पिक, रुचित के दोनों स्टॉक्स दिखाएगा। मेरे ख्याल दूसरा कौन सा, गेल है। हाँ, गेल। ये सारे वही पॉकेट्स रह के आपके सामने आती हुई जो एक्सपर्ट्स को पसंद भी आ रही है। ये हैं आज के इस समय के सारे प्रिफर्ड आइडिया। सोना बीएलडब्ल्यू भी निकल रहा है, वायदा का इस समय का टॉप गेनर है, क्लियरली विजिबल कवरिंग के मूव्स आने शुरू हैं। 3.25% दिन के हाइस पे आके इस समय ट्रेड करता हुआ सोना बीएलडब्ल्यू। रुचित, आप एक बार खोल के रखिएगा क्योंकि ऑटोज आप भी ट्रैक कर रहे हो, आपके पास आ रहा हूं ऑटो एंसिलरीज के लिए। लेकिन क्या पता नहीं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑल इंडिया, आईओसी, ये सब के सब टॉप 5 गेनर्स में वायदा के शुमार। अब 2.5 से 3.5% उछाल है, गजब ट्रैक्शन है। खैर पता नहीं, हो सकता है सेक्टरल चर्निंग भी हो, आए दिन कोई ना कोई नया सेक्टर बाजार उठाता है, उसके साथ जगल करना शुरू कर देता है। आज शायद इसकी बारी है, अनटिल अनलेस कोई खबर सामने आए। रुचित, लेकिन सोना बीएलडब्ल्यू 3.5-4% वायदा में अब गेन्स दिखा रहा है। तो आशीष जी, एक पुल बैक ट्रेड लग रहा है 555 तक के आसपास के लिए। अब ये स्टॉक में एक चीज अगर नोटिस करेंगे कि जनवरी के पहले हफ्ते में ये स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ब्रेकडाउन दिए थे, जब ये 650 के आसपास था। और जनवरी के बाद अब तक ये स्टॉक ने जो पुल बैक मूव दिए उसमें 200 डीएमए को स्टॉक सरपास नहीं कर पा रहा है, और वो एवरेज अभी प्लेस्ड है 555 से 560 के बीच में। सो आई थिंक एक अटेम्प्ट फिर से हो सकता है ये 200 डीएमए के आसपास जाने के लिए। तो फिलहाल 555, 560 के टारगेट्स रखने चाहिए स्टॉक में। इनकेस ये 200 दिन का मूविंग एवरेज सरपास हो जाता है इस तेजी में, तो फिर एक सस्टेनेबल अप ट्रेंड एक्सपेक्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इसको पुल बैक मूव तरीके से ही देखना चाहिए। ओके, मीनवाइल वो जीएम अब 18% ऊपर हो गया तो ऑलमोस्ट सर्किट डन है। अच्छा, एक और स्टॉक है आशीष, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये भी अब लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है। ये भी आई थिंक लार्जली महाराष्ट्र बेस्ड है, तो शायद मतलब ये लोअर लेवल से नहीं, हाँ ये भी लोअर लेवल से थोड़ा सा फैक्टर्स इंडिया दिखा दिया था। ये है तिलक। हाँ, तो इसमें भी थोड़ी सा रिकवरी आ रही है। ये भी काफ़ी हद तक महाराष्ट्र बेस्ड, नासिक बेस्ड है आई थिंक ये भी। तो
ये कुछ स्टॉक्स में रिकवरी आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अब एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डायरेक्टर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष सोंथालिया मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि इस मार्केट में क्या रणनीति रखें। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। तो साल के लो से हम 3000 पॉइंट रैली कर चुके हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में तो हम ऑल टाइम हाई हिट कर चुके हैं। वो आरबीआई की पॉलिसी भी बहुत शानदार लगी मार्केट को। अब क्या माने कि ये मार्केट अब वापस एक बुल मार्केट है, यहाँ पर क्या अब इन लेवल्स पर खरीदारी की जाए? जी, मेरे हिसाब से तो मार्केट थोड़ा सा एसेट प्राइस इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। जो आरबीआई की जो फ्रंट लोडिंग ऑफ रेट कट और लिक्विडिटी मेजर, जो हेवी डोज ऑफ लिक्विडिटी, उससे थोड़ी सी एक्सेसिव बिल्ड होगी पॉजिटिव साइड में। तो अभी तक यही मानना था कि फंडामेंटली 25,000 का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होगा ब्रेक करने के लिए, बट ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हुई है उस हिसाब से ओवर शूटिंग ऑफ फंडामेंटल्स होगा। तो इट इज मैटर ऑफ टाइम कि ये 25,200 का जो सम टेक्निकल लेवल है वो अपसाइड की तरफ ब्रेक होगा। एंड रेट सेंसिटिव्स इसमें सबसे ज्यादा पार्ट ली, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, तैयारी कर रहा है भाई साहब और तेजी तूल पकड़ने की। अच्छा मनीष सर, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी से चर्चा शुरू हुई, तो आप लोग का आकलन क्या है? आरबीआई इज डन फॉर नाउ, या वो जो टर्मिनल रेट है वो पहुंच गया है, या अभी भी थोड़ी मार्जिनल गुंजाइश है? शायद साल के अंत तक आते आते अभी टर्मिनल रेट नहीं आया, एक और कटौती। आप लोग क्या मान के चल रहे हो? देखिए क्या है कि इसके बीच में, टर्मिनल रेट के बीच में, ये टैरिफ का इश्यूज बहुत बड़ा मुद्दा है जो क्लैरिफाई होना पड़ेगा। तो आज के डेट में जब पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल हो गई है तो यही मानना चाहिए कि और कोई रेट कट होने वाली नहीं फॉर द मोमेंट। अगर बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस बिटवीन यूएस 10 ईयर स्प्रेड और इंडियन 10 ईयर स्प्रेड में बहुत ज्यादा अगर नैरो हो जाता है गैप, तो कंट्री की एक रिस्क होती है कि डॉलर आउटफ्लोज होना शुरू हो जाएगा। तो वो भी एक मैटर है जो रेट कट को फर्दर एक्सेंचुएट इस लेवल से मेरे हिसाब से नहीं होगा। सो माय टेक इज कि यहाँ पर क्या है कि जो पॉलिसी रेट्स है वो बेसिकली जो अचीव होना था नियर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चुका है, और कोई रेट कट की गुंजाइश फिलहाल नहीं। ओके, चलिए, लेकिन और रेट कट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब ये जो रेट कट्स हैं, इनके ट्रांसमिशन शुरू हुए हैं, एसेट प्राइस इन्फ्लेशन की आपने बात की, तो क्या रियल एस्टेट एंसिलरीज, एनबीएफसीज, यहाँ पर पॉजिटिव व्यू रखा जाए? एब्सोल्युटली, मेरे हिसाब से क्या है, जो रेट कट हुई है उतनी क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में पिकअप ही नहीं होगी जिस हिसाब से लिक्विडिटी और रेट कट हुई है। तो उसे क्या, थोड़ा एसेट प्राइस इन्फ्लेशन होगा। रियल एस्टेट उसका सीधा साधा डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। एनबीएफसीज में आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो काफी कम हो जाएगी क्योंकि उनकी होलसेल बोरोइंग होती है। फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स, फिर आपके जितने भी कैपिटल मार्केट प्लेटफॉर्म्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, एएमसी, ब्रोकर्स, इसमें तेजी आपको देखने को मिलेगी। जो फ्लोज है इक्विटीज में रिटेल इन्वेस्टर्स के, वो बढ़ेंगे। और ट्रैवल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ये सब जो पर्सनल कंजम्पशन आइटम्स है डिस्क्रिशनरी की, ये सब बूस्ट होंगी। रेट कट के बाद तो ऐसा ही लगता है कि ये सब सेक्टर्स थोड़े से लाइमलाइट में आ जाएंगे। इसमें आप एक्सचेंजेस को भी जोड़ेंगे क्या, जहां पर काफी अच्छा मोमेंटम रहा है? देखिए, एक्सचेंजेस में थोड़ी तो क्या है, वैल्यूएशन की इश्यूज है, क्योंकि दो ही एक्सचेंजेस हैं और एक तो अनलिस्टेड है, दूसरी जो लिस्टेड है वो कुछ ही वैल्यूएशन में ट्रेड हो रही है। तो चूंकि क्या है कि जो हमारे रेगुलेटर है उनकी सेबी एक्सपायरी जो डे है उसकी फाइनल वर्डिंग नेक्स्ट वीक होने वाली है। तो उस पर क्या डिक्टेट आता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जो लिस्टेड एक्सचेंज है उसमें क्या होने वाला है, बट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ही आउट ऑफ वैक है एज फार एक्सचेंज, तो उसको थोड़े साइड रखते हैं। बट एवरीथिंग एल्स इन द कैपिटल मार्केट स्पेस थोड़े से ओवर वैल्यू जोन में जाएंगे। आरटीएस, डिपॉजिटरीज, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, रजिस्ट्रार, कैपिटल ब्रोकर्स, ये सब थोड़े से ओवर वैल्यू की जोन में जाएंगे। मेरा तो एक सवाल वो था कि आरबीआई की पॉलिसी के बाद आप लोगों ने क्या निबल करना शुरू करा? तो आपकी बातों से तो क्लियर है, रेट सेंसिटिव सबसे ज़्यादा स्वीट स्पॉट्स पे आपको नजर आ रहे हैं। एब्सोल्यूट। तो पॉकेट्स टू अवॉइड में एक तो फिर ये कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टोरीज थोड़ी सी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं। इस समय आप और आपकी टीम क्या अवॉइड कर रहे हो? कोई थीम्स, कोई पॉकेट जिनसे दूरी बनाए रखना ज़्यादा बेहतर? कैपिटल गुड्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और वही डिफेंस नेम्स, क्योंकि थीम तो बहुत अच्छा है पर वैल्यूएशन बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स है। सो कैपिटल गुड एक ऐसा स्पेस है जहां पर बहुत पिक एंड चूज करने की जरूरत है। ये
कैरिड अवे होने की बात नहीं है कि बहुत ज्यादा कैरिड हो गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म थीमेटिक बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इस मार्केट में एक चीज तो पक्का है कि आपको वैल्यूएशन बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। जस्ट थीमेटिक में मोमेंटम राइड करने से क्या है कि थोड़ा डैमेज हो जाएगा कैपिटल, परमानेंट कैपिटल इरोजन की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो वैल्यूएशन को ध्यान में हमेशा रखना है, और कैपिटल को प्लेयर्स में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक और पॉकेट जहां अच्छे मूव्स देखने को मिले पिछले कुछ महीनों में, वो था डिफेंस। ऑब्वियसली वो जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुई उसने एक क्लियर कट एक ट्रिगर दिया, लेकिन अब इन स्टॉक्स में आपका क्या व्यू होगा कि आपके पोर्टफोलियो में है? इन स्टॉक्स ने ज़बर पैसा बनाया पिछले कुछ सालों में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के कारण डेफिनेटली एक फिलअप तो मिला है, 40-50 हजार करोड़ की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी आ गई, तो वो भी एक बेनिफिट हो। दूसरी एक बात जो हो रही है कि नेटो एंड ऑल दीज कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट 5% स्पेंड ऑन डिफेंस। इंडिया अभी भी 1.9% है। FY26 की जो बजट एस्टिमेट्स है 6.8 लाख करोड़ की, दैट ट्रांसलेट्स इनटू 1.9% एट 83 रुपीज एक्सचेंज डॉलर रेट। क्या इंडिया भी 2% से बढ़ाकर इसको 3% करेगा, तो ओवरऑल जो इन्वेस्ट डिफेंस की एलोकेशन है वो काफी बढ़ेगी। बट Tier 1 प्लेयर्स में ऑर्डर बुक के साथ साथ ऑर्डर बुक तो आएंगे, बट क्या है कि एग्जीक्यूशन तो कंस्ट्रेंट्स है, क्योंकि जो कैपेसिटीज है वो बहुत ज्यादा आप कोई नियर टर्म में स्केलेबल तो नहीं कर सकते। फिर आपकी क्या, आप Tier 2 वेंडर्स पर आओगे, Tier 3 वेंडर्स पर आओगे, जो Tier 1 वेंडर्स को सप्लाई कर रही है। उसमें कुछ PSUs भी होंगे, कुछ प्राइवेट भी होंगे, वहां पर ज्यादा स्कोप है बनस्पत आपकी जो टॉप Tier 1 वेंडर्स जो जो बेहेमॉथ्स है, आपके हैल हो गया, कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव एंड ऑल दीज प्लेयर्स। बट ये सब वैल्यूएशन कहीं भी कंफर्ट नहीं, क्योंकि आपकी टर्नओवर नहीं आएगी, ऑर्डर बुक आएंगे। सो Tier 2 प्लेयर्स वगैरह में ज्यादा बेनिफिशियल आउटलुक दिखता है डिफेंस में एज अपोज टू Tier 1। एंड ऐसा मानना है कि अगर पूरी दुनिया में हथियार की होड़ चल रही है, तो इंडिया भी अपना डिफेंस का एलोकेशन हो सकता है बढ़ा दे। और ये सच है, पूरी दुनिया में हथियार की होड़ चल रही है। यूरोजोन तो लगातार कहे ही चले जा रहा है और भरना पड़ेगा और भरना पड़ेगा रशिया से अगेंस्ट में तैयारी करने के लिए। सबको होड़ तो है, पर यह है कि वैल्यूएशंस थोड़े से कंसर्न्स बन रहे हैं कई जगह पे। एक तरफ रेट सेंसिटिव्स की आपने चर्चा की, अब वो बैंक्स और आईटी तो आमतौर पे आए दिन डिस्कशन में आता है। एक थोड़ा हटके, क्योंकि एफएमसीजी में आज थोड़ा बहुत ऐसा लगा खुलने का दमखम था, वो फिजल आउट हुआ, बात अलग है, लेकिन एफएमसीजी ने कुछ करके नहीं दिया मनीष सर। ईयर टिल डेट फ्लैट है, पिछला एक साल का रिटर्न भी देख लूं तो लार्जली फ्लैटिश ही देखने को मिल रहा है। पर हाँ, समीकरण इंटरेस्टिंग है। इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, मॉनसून अच्छा होगा ऐसा सब मान के चल रहे हैं, ऊपर से वो टैक्स रिलीफ वगैरह सबकी जेबों पे आ रहा होगा। और ये तो सच ही है कि दुनिया में कोई एक्साइटिंग मार्केट है तो हम ही हैं। तो एफएमसीजी पे सिलेक्टिवली, अब वो ग्रोथ नहीं है तो वैल्यूएशंस पे क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जस्ट है कि नहीं है। ग्रोथ लौटेगी क्या H2 में, ऐसा लगता है आपको? आप लोग एफएमसीजी में कुछ निबलिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे सर? सर देखिए, बहुत सिलेक्टिव है, क्योंकि प्रॉब्लम आपने सही बताया कि वैल्यूएशन की ही प्रॉब्लम है। जो लार्ज कैप FMCG कंपनीज है वो रूरल इकोनॉमी टर्न हो रही है, ये भी बात सही है आपकी। मॉनसून भी ठीक ठाक हो जाएंगे, इन्फ्लेशन भी गिर जाएगा, हो सकता है GST कट भी हो जाए। तो उसके कारण क्या है कि आपकी जो 5% 7% ग्रोथ हो रही है वो 10% ग्रोथ हो जाएगी। पर 10% ग्रोथ में भी आज की डेट में वैल्यूएशन 40 का पी है। सो लार्ज कैप FMCGs में बस उतना ही अपसाइड है कि आप 10%, जो 40 का पी है इसको आप 50 तो कर नहीं सकेंगे, पर 10% का ग्रोथ आता है तो 10% अपसाइड है। जो छोटे FMCG कंपनीज है जो साबुन तेल वगैरह बेचते हैं, वहां पर थोड़ी ज्यादा गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन भी कम है और ग्रोथ भी अगर इम्पेटस मिलेगा तो बढ़ेगा। कहने का यही मतलब है कि कंजम्पशन नेम्स तो डेफिनेटली बूस्टेड होंगे ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, पॉसिबल रिडक्शन इन GST, टैक्स कट्स, गुड मॉनसून्स, एवरीथिंग। बट डिस्क्रेशनरी में ज्यादा बेनिफिट आएगा। और मेरे हिसाब से डिस्क्रेशनरी नेम्स में आप फिगर आउट कर लीजिए कि आपको QSR में ज्यादा इंटरेस्ट है, या ट्रैवल में ज्यादा इंटरेस्ट है, कि होटल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, या फास्ट फैशन में इंटरेस्ट है, या हेल्थ इंश्योरेंस आप खरीदोगे पहले, ये डिसाइड करने वाली बात है। पर डिस्क्रेशनरी ज्यादा बूस्टेड होंगे एज अपोज टू FMCG, क्योंकि वहां वैल्यूएशन के इश्यूज अभी भी बरकरार थे। बहुत ज्यादा कोई वैल्यूएशन गिरे नहीं है इन स्पाइट ऑफ वेरी एनीमिक ग्रोथ। तो 5% ग्रोथ 10% हो सकता है, पर उसको क्या वैल्यूएशन आप
अच्छा, एक सेक्टर जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, सेकंड बिगेस्ट सेक्टर आफ्टर बैंक्स, आईटी। अमेरिका में जो सब कुछ हो रहा है उसके बाद जो एक मैसिव करेक्शन आई, लेकिन कंपनियों ने अब तक उनकी बॉडी लैंग्वेज अब तक ठीक ठाक ही रही है। आपका क्या भी होगा लार्ज कैप और मिड कैप आईटी पर? एकदम कॉन्ट्रा कॉल है, बाई कॉल है। कहने का यही मतलब है कि आज की डेट में FY26 में जीरो ग्रोथ अज्यूम किया जा रहा है, जो कि FY25 में हम अज्यूम करते थे कि 5-6% ग्रोथ होगा डॉलर टर्म्स में। तो आज की डेट में जब रिसेशन टेंडेंसीज आपकी 70% थी, वो ये ग्रोथ 6%, 5-6% ग्रोथ को रिड्यूस करके जीरो कर दिया गया। अब एक्सेंचर वगैरह तो क्या है कि ये सब अजम्पशन के बाद भी ग्रोथ की ही गाइडेंस दे रहे हैं, और इंडियन मार्केट्स में जो आईटी कंपनीज है वो अज्यूम कर लिया कि जीरो ग्रोथ है तो उनकी पी मल्टीपल्स कम हो। तो मुझे तो यही लगता है कि जो ग्रोथ अजम्पशन मार्केट आईटी कंपनीज में कर रहा है और वैल्यूएशन रीसेट जो हुआ है वो थोड़ा ओवरडन है। सो कॉन्ट्रा वैल्यू प्ले अगर आईटी में है तो वो बेसिकली अप्रिसिएशन की टेंडेंसी दिखाता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है। और अगर 70% रिसेशन के चांसेस गिर के 40% हो गए हैं तो आईटी में जो जीरो ग्रोथ का असम्पशन है वो बढ़ के अगर 2-3% भी ग्रोथ आया तो वो वैल्यूएशन विल टेक केयर कि अंडर वैल्यूड है। और इसीलिए मेरे हिसाब से आईटी तो एक कॉन्ट्रा कॉल है, बाई, मैं तो बाई कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, आईटी पे एक कॉन्ट्रा कॉल, बाकी कोई ग्रोथ अजम्पशन है नहीं बाजार के, और हो सकता है थोड़ा बहुत उससे तो बेहतरी करके दे रही हो आईटी। कमेंट्री वाकई सबकी स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डर बुक तो एटलीस्ट स्वेलिंग है ही है, तो आईटी पे कॉन्ट्रा व्यू खरीदारी करने का मन। जाते जाते मनीष सर एक आखिरी सवाल था, वो डिस्क्रिशनरी पे आपने हम पे छोड़ दिया, आप अपना चुन लो। आपको चुनना होता तो कौन सी पॉकेट पहले गो टू पॉकेट थी आपकी? देखिए, इंश्योरेंस एक पॉकेट है जो कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सस्ते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज के नंबर्स आप देख ही लिए कि जो भी लेटेस्ट मंथ के नंबर्स आए हैं मई महीने के, काफी स्ट्रांग है। 80C का जो डिडक्शन का जो पहले बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता था कि 80C के डिडक्शन ACL लाइफ इंश्योरेंस में सब्सक्रिप्शन होती है, अब वो भी नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में 80C का कोई डिडक्शन ही नहीं है इंश्योरेंस वगैरह का। तो आज की डेट में सब है ये प्रोटेक्शन, दैट इज वन, एंड इवन सेविंग्स जो यूलिप वगैरह हैं। सेम इज द केस विथ मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो आपके हेल्थ हो गए, जनरल इंश्योरेंस जैसे ऑटो वगैरह, यहाँ भी काफी वैल्यूएशन मतलब कंफर्ट है। परफेक्ट मनीष सर, यस सॉरी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सीधी सीधी बात, मोमेंटम बाजार में पिक होगा, पसंद आ रहे हैं रेट सेंसिटिव्स, पसंद आ रहा है कॉन्ट्रा कॉल के तौर पे आईटी, और इवन डिस्क्रिशनरी में इंश्योरेंस रिलेटेड प्लेस। जिन पॉकेट से दूर रहना है इस समय वो कैपिटल मार्केट्स हो सकती हैं जहां पे वैल्यूएशन स्ट्रेच है और थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि सेबी का रेगुलेटर का फैसला आना है। कैपिटल गुड्स, और कुछ हद तक कैपिटल गुड्स में आप डिफेंस प्लेस को जोड़ सकते हैं जहां वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े से मतभेद। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ डेरिवेटिव सहज अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। सहज, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सहज, कैसा पोजीशन नजर आ रहा है भाई? वो 25-500 एक सरदर्द के तौर पे बना चले जा रहा है, खूब बिल्डअप स्ट्रांग है। आप लोग का कन्विक्शन इस सीरीज में उस लेवल को ब्रीच करने की तैयारी कर रहे हैं अपन लोग, क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है? आप लोग मार्केट्स पे, निफ्टी पे क्या व्यू लेके चल रहे हो सहज? जी, सो इनफैक्ट वो 25-500 का जो लेवल आपने बताया वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है। और मैं आपको थोड़ा उसका हिस्ट्री बताता हूँ। जब हमने मार्केट की शुरुआत की थी करेक्शन की अक्टूबर 24 में, तब ये लेवल एक हमारे से हिसाब से इस्टेब्लिश हुआ था, और तब से लेके अब तक 2 बार कोशिश हो चुकी है, अभी तक वो लेवल टूटा नहीं है। उम्मीद ये है कि वो लेवल टूट जाएगा अभी भी, क्योंकि एक वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के बैठा है। बट अगेन आई थिंक हमें एज अ ट्रेडर अपना रिस्क डिफाइन करके चलना है। अच्छी बात यह है कि ये हफ्ता काफी बेहतरीन रहा, ये वीकली एक्सपायरी का जो सेटअप है, और फिलहाल भी आई थिंक ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव ही बना हुआ है निफ्टी के अंदर, जहां पे 25,000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट एक मार्केट ने एस्टैब्लिश किया है। तो फिलहाल के लिए तो हमारा सजेशन यही है कि आज और कल के लिए हमें लग रहा है कि 25,000 का लेवल मार्केट होल्ड जब तक करता है तब तक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कीजिए। और 25,200 का लेवल यदि एक बार निकल गया तो देन आपकी पॉसिबिलिटी एक क्विक अपसाइड मोमेंटम की काफी इंक्रीज हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए पॉजिटिव मोमेंटम है, 25,000 का सपोर्ट के साथ आपको लॉन्ग ही रहना है, और ऊपर में 25,200 निकलने के बाद में थोड़ा और मोमेंटम मिल सकता है। सपोर्टिव में मैं ये बोलूंगा कि आईटी स्पेस एक है जो इस ओवरऑल पॉजिटिविटी को सपोर्ट कर सकता है।
क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेस पे प्लेस्ड है, और आई थिंक आपके प्रीवियस जो गेस्ट थे उनके साथ भी आपका ये डिस्कशन चल रहा था। तो आईटी आई थिंक फ्रॉम वैल्यू पर्सपेक्टिव इज अ फैंटास्टिक बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बैंकिंग थोड़ा सा शायद आपका कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी एक चाल चल ली है इस हफ्ते में। तो ओवरऑल थोड़ा सा मिक्स सेटअप विद अ पॉजिटिव बायस मान के चल सकते हैं फिलहाल के लिए। ओके, पॉजिटिव बायस। सहज, गुड मॉर्निंग। तो स्टॉक स्पेसिफिक आज आपकी ट्रेड्स क्या होंगी? जी, तो स्टॉक स्पेसिफिक में एक तो चंबल फर्टिलाइजर्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन है, ओवरऑल बायस एक थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट की हेल्थ अभी भी अच्छी बनी हुई है। तो हमारा सजेशन ये है कि 537 के स्टॉप लॉस के साथ इस पे लॉन्ग ट्रेड कीजिए 600 के लिए। और इसका जो पुराना एक ब्रेकआउट जोन था वो अब एक सपोर्ट की तरह से एक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से आई थिंक 537 का स्टॉप लॉस और 600 का टारगेट, ये एक पहला रिकमेंडेशन रहेगा। और दूसरा रिकमेंडेशन है एक्सिस बैंक। आज आई थिंक पॉजिटिव मूवमेंट देने के बाद में हल्का सा कंसोलिडेशन विटनेस कर रहा है ओवरऑल सेक्टर के हिसाब से, बट 1188 का स्टॉप लॉस रख के 1290 तक के टारगेट के लिए हमें लग रहा है ये ट्रेड करना चाहिए। और इसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट्स लग रहा है। तो लॉजिक ये है, और लेवल्स में आपके साथ शेयर कर चुका हूं। परफेक्ट है। तो जब तक 25,000 के ऊपर निफ्टी है तब तक तो टेक्सचर खरीदारी करने का है, और एक बार 25,200 के पार निकला तो तेजी तूल पकड़ सकती है। जी, बैंक्स पस्त हैं, वो दिख भी रहा 2 दिन से स्क्रीन पे, और सहज भी मान रहे हैं कि बैंक्स ठंडे रहेंगे यहां से। उसके विपरीत आईटी वो पॉकेट है जो दमखम दिखा सकती है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना है तो चंबल फर्टिलाइजर पसंद आ रहा है, और इधर एक्सिस बैंक। ये है सहज के 2 प्रिफर्ड पिक्स। सहज, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। अच्छा, पीछे मेरे ख्याल से रचना जी भी हैं। रचना जी का भी धन्यवाद है। रचना जी के साथ रुचित भी थे। रुचित, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया भाई। ब्रेक का समय हो गया है, 10 के धंधा ट्रेड समेटे जाएं। श्रेया और कंचन स्टूडियोज में ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।